नीले आसमान में फौलादी परिंदे, इनकी मौजूदगी से हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। इन जाबाज लड़ाकों ने हिंदुस्तानी आसमान की हिफाजत से लेकर दुश्मन के दांत खट्टे करने तक बहुत कुछ किया है। बुलंद इरादे और बेखौफ अंदाज जब वास्तविकता की दहलीज पर उतरते हैं तो बनता है इतिहास। 80 साल पहले केवल 5 पायलटों से शुरू हुई जाबाज परिंदों की टोली आज दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायु कमान की नींव ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान रखी गई। 1 अप्रैल 1933 को पहली स्क्वाड्रन अस्तित्व में आई, जिसमें 5 पायलटों और हवाई सैनिकों का पहला बैच शामिल था और बेड़े में थे महज 4 जंगी जहाज वेस्टलैंड, वापिटी। इनके इंजन को हाथ से स्टार्ट किया जाता था। 5 पायलट्स में सुब्रतो मुखर्जी, एच.सी. सरकार, भूपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह और एजाज बख्शवान शामिल थे और छठे अधिकारी जे.एन. टंडन के पास था जमीनी दिशा निर्देशन का प्रभार। वक्त आगे बढ़ रहा था। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर थी। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वायुसेना ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वर्ल्ड वॉर के बाद वक्त ने एक बार फिर से करवट ली। वायुसेना भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का दौर देख रही थी। अखंड भारत का आसमान बढ़ चुका था और 2 नए राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे पर थे। 1947 में भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम मिला और पाकिस्तानी एयरफोर्स कहलाई रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स। इस दौर के बाद सुब्रतो मुखर्जी भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, लेकिन अवान ने पाकिस्तानी वायुसेना की ओर रुख कर लिया। साल 1950 का जनवरी महीना, ये वो वक्त था जब भारतीय वायुसेना को उसके असली नाम की पहचान मिली, क्योंकि उसके नाम के आगे से रॉयल उपसर्ग हट चुका था। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास स्पिटफायर, वैम्पायर और टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की 6 स्क्वाड्रन्स थी। आजादी के ठीक बाद वायुसेना की कमान कसौटी पर थी। 1947 में पाक की नापाक निगाहें कश्मीर घाटी पर पड़ चुकी थी, लेकिन वायुसेना पूरी तरह से तैयार थी। 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर ने भारत में विलय की बात मानी और भारत सरकार ने मदद की बात स्वीकार कर ली। 26 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की ओर से एयरलिफ्टिंग शुरू की गई। अगले दिन विलिंगटन एयरबेस से उड़ान भरने के बाद वायुसेना का डगलस डिकोटा विमान सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। युद्ध का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा। हालांकि सेना को कश्मीर पहुंचाने के अलावा इस युद्ध में वायुसेना की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। पश्चिमी पड़ोसी को भारत धूल चटा चुका था, लेकिन अब उत्तर पूर्वी सीमा पर संकट के बादल थे। 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर सीधा युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भारत को काफी नुकसान सहना पड़ा और इसका सबसे बड़ा कारण माना गया वायुसेना का संपूर्ण प्रयोग न करना। आश्चर्य की बात है किस लिए हमें यूज नहीं किया गया। सप्लाई के लिए बहुत किया गया, परंतु ऑफेंसिव के लिए या डिफेंसिव के लिए एयरफोर्स को नहीं यूज किया गया। इस युद्ध के दौरान सिवाय रसद पहुंचाने के भारतीय वायुसेना का प्रयोग ही नहीं किया गया, जो आखिरकार भारत के लिए काफी घातक साबित हुआ। चीन से मिली शिकस्त ने भारत को वायुसेना की अहमियत का एहसास करा दिया था। 1965 में जब पाक से फिर चुनौती मिली, तब भारतीय वायुसेना पहले से ज्यादा मुस्तैद। पुरानी गलतियों से सीखते हुए भारत ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में पूरी हवाई ताकत का प्रयोग करने का फैसला किया। यह पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना सीधे तौर पर दुश्मन सेना से लोहा ले रही थी और इस बार वायुसेना स्वतंत्र रूप से छापेमारी के मिशन को भी अंजाम दे रही थी। पाकिस्तान के पास उस दौरान बेहतर गुणवत्ता के विमान थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास थे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग में लाए गए विमान। बावजूद इसके भारतीय वायुसेना ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की
और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं उठाने दिया। भारत के पास इस वॉर में वेम्पायर, FBM के 52, कैनबरा, हंटर और नेट जैसे विमान ही मौजूद थे। युद्ध में भारत की जीत हुई, लेकिन इस जीत के साथ भारत को अब यह पता चल चुका था कि वायुसेना की उपयोगिता युद्ध में काफी महत्वपूर्ण है। 1965 के युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के नए दौर का आगाज हो चुका था। 1971 के युद्ध में भारतीय आसमान की रक्षा देश के कई अत्याधुनिक विमान कर रहे थे। 1965 में पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण के एक बड़े दौर से गुजरी। अब भारतीय वायुसेना के पास HF-24, MiG-21, सुखोई 7 BM जैसे अत्याधुनिक और लाजवाब लड़ाकू विमान थे। दौर बदला था और भारतीय वायुसेना की ताकत भी अब दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में थी। 1971 की सर्दियां आते आते दोनों देश तात्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश को लेकर तलवारें खींच चुके थे। 3 दिसंबर को युद्ध की औपचारिक घोषणा हो गई। पाकिस्तानी वायुसेना ने श्रीनगर, अंबाला, सिरसा, हलवारा और जोधपुर में हमले की कोशिश की, पर यह कोशिश नाकाम साबित हुई। अब बारी भारतीय वायुसेना की थी। भारतीय हमलों का पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं था। पश्चिमी मोर्चे पर वायुसेना ने पाकिस्तान के कई टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों और बड़ी तादाद में सैनिकों को मैदान छोड़ भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर पूर्वी मोर्चे पर इंडियन एयरफोर्स अब तक अपना हवाई कब्जा स्थापित कर चुकी थी। आखिर में इंडियन एयरफोर्स ने अपना अहम योगदान देते हुए पाकिस्तान पर जीत हासिल की। इस अभियान का अंत आते आते भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों ने ढाका समेत पूर्वी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पर्चे गिराए, जिसमें पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करने को कहा गया और पाकिस्तानी सेना पर इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया। पूर्वी पाकिस्तान अब आजाद था और एक नया मुल्क बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर था। 71 से लेकर 1999 तक वायुसेना ने छोटे बड़े कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लेकिन 1999 की गर्मियां आते आते कश्मीर घाटी एक बार फिर से बम के धमाकों से गूंज रही थी। भारतीय वायुसेना को अपना साहस दिखाने के कई मौके मिले। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने युद्ध को फतेह करने में और थल सेना को एयर कवर देने में निर्णायक भूमिका अदा की। 21 मई 1999 को एयरफोर्स को करगिल में मदद का आदेश मिला और इसी दिन जब एयरफोर्स का कैनबरा प्लेन द्रास से बटालिक तक की चोटियों की तस्वीरें लेकर वापस श्रीनगर पहुंचा, तब जाकर यह पता लगा कि दुश्मन 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 20 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। इसके बाद 26 मई का दिन भी आ गया, जब एयरफोर्स को पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का आदेश मिला। फिर क्या था, जाबाज परिंदों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। शुरुआत में MiG-27 के साथ MiG-21 को उतारा गया, साथ ही MiG-29 को भी फाइटर कवर के लिए तैनात किया गया। लेकिन शुरुआत में वायुसेना को कई भारी झटके झेलने पड़े। 27 और 28 मई को MiG-21 और 27 खोने के साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोना पड़ा। अपनी योजना में बदलाव लाते हुए हेलीकॉप्टर्स को तुरंत उनकी पोजीशन से हटा लिया गया और 30 मई को मिराज 2000 को युद्ध में कहर बरसाने के लिए झोंक दिया गया। मिराज 2000 न सिर्फ बेहतर रक्षात्मक उपकरणों से लैस था, बल्कि रात में गश्त के दौरान भी फायदेमंद साबित हुआ। वो मिराज ही था जिसने दुश्मन कैंप में खलबली मचा दी। 24 जून को जब मिराज ने लेजर गाइडेड बम बरसाने शुरू किए, तो जमीन पर दम दिखा रहे लड़ाकों का जोश भी आसमान की बुलंदियां छूने लगा। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था, क्योंकि 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन के स्ट्रिंगर से बाहर रहकर बम बरसाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मुंतो ढालों पर ताबड़तोड़ हमलों ने टाइगर हिल पर भारतीय कब्जे के लिए रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद तो आसपास की तमाम चोटियों पर बमों की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए सेना का मुकाबला मुश्किल हो गया। 527 जवानों की शहादत और 60 दिन की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग के बाद 26 जुलाई को करगिल एक बार फिर भारतीय कब्जे में था। यह था वायुसेना का गौरवशाली अतीत। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है भविष्य की भरपूर तैयारी।